हेलो बच्चों। देखिए आज कोलॉइड का सेकंड पार्ट है और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्या सीखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। बहुत अच्छे तरीके से सीखिएगा, सब लोग कॉपी पेन निकाल लें और क्लासिफिकेशन सीखते हैं कि भाई जब ये पता लग चुका है कि कोलॉइड एक सॉल्यूशन है, ये एक सब्सटेंस की स्टेट है, ठीक है, ये ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के इंटरमीडिएट में आता है और अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने इसकी क्या की डेफिनेशन भी चेक कर ली अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। हालांकि मेन जो है पार्टिकल के साइज के बेसिस पे इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे और उसी पार्टिकल के साइज के बेसिस पे ही अलग प्रॉपर्टीज, जो दूसरी प्रॉपर्टीज जैसे विजिबिलिटी हो गई, सेपरेशन हो गया, या नेचर के बेसिस पे जो भी आपने अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ी वो पार्टिकल के साइज की वजह से ही जनरेट हुई। तो आज हम बात करते हैं कि ये कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया और किस बेसिस पे। तो आज बताते हैं। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है भाई, इसका जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, डीपी मतलब डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। याद है कि कोलॉइड के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट जिसको मतलब जिसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, ये आप बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे ये मेरा सॉल्यूशन है, मतलब ये सिस्टम है और इसमें डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट है, मान लीजिए लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम है और उसके अंदर मैं डिस्पर्स फेज डाल रहा हूं। तो डिस्पर्स फेज लाइक अ सल्यूट, ठीक, एक सल्यूट होता है जो कि इसके अंदर जाएगा, फिर पूरे पार्ट में फैल जाएगा, डिस्पर्स्ड हो जाएगा, पूरे सिस्टम में डिस्पर्स्ड हो जाएगा, यानी कि डिस्पर्जन मीडियम के अंदर जाके डिस्पर्स्ड हो जाएगा, फैल जाएगा और इस तरीके से आपका सोल्यूशन बनेगा। इस तरीके से जो बन के तैयार होगा जो सिस्टम है आपका, वो क्या कहलाएगा? कोलॉइड कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हो सकता है कि ये हमारा लिक्विड हो, ये हमारा लिक्विड हो, तो ये आपका गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, या फिर लिक्विड भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप? अलग अलग फेजेस हो सकते हैं। या अगर मैं ये कहूं ये हमारा सॉलिड है तो यहां पे तीन और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। समझ रहे हैं आप? या अगर ये हमारा डिस्पर्जन मीडियम गैस है तो फिर से अलग अलग कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो इस बेसिस पे हम लोग पहले जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। फिजिकल स्टेट बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड एंड डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, ये चीज हटा देता हूं। पहला क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे, इसमें भी हम 9 देखते हैं, 9 और 8 कॉम्बिनेशन कुछ हमें देखने को मिलेंगे, फिर हम जस्टिफाई करते हैं इसको डिटेल में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन इंटरेक्शन। देखिए कोई भी चीज जब आप पढ़ते हो तो उसके मायने मतलब उसके मुद्दे, जब भाई आप पढ़ रहे हो क्लासिफिकेशन तो किसी बेसिस पे तो क्लासिफिकेशन किया जाएगा ना। तो बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन, भाई इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, है ना, डिस्पर्जन मीडियम के साथ किस तरीके से इनके बीच कैसे इंटरेक्शन है, अच्छे हैं खराब हैं, वो हमें देखने हैं। बहुत अच्छे से डिस्पर्स फेज मिलेगा मीडियम के साथ, घुल मिल जाएगा या नहीं घुल मिल जाएगा, तो उसके बेसिस पे देखेंगे कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर मैं आपको यही बताऊं तो इसके 8 पार्ट्स हम लोग देखेंगे, 9 नहीं होंगे इसमें, रीजन अभी बताएंगे, 8 पार्ट्स होंगे इसमें। साथ ही साथ यहाँ पे हमें 2 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, या तो अच्छे इंटरेक्शन हो सकते हैं या नहीं। अगर अच्छे इंटरेक्शन है इन दोनों के बीच, अच्छी बॉन्डिंग चल रही है, अच्छा तालमेल चल रहा है, तो लायोफिलिक की कैटेगरी अभी पढ़ेंगे हम लोग। और अगर तालमेल अच्छा नहीं है तो लायोफोबिक का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आराम से देखिएगा। उसके बाद जो अगला वाला होगा दैट इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। टाइप ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, भाई कोलॉइडल पार्टिकल का टाइप मतलब वो छोटे हैं या वो बड़े बड़े हैं, कहने का मतलब है, या हो सकता है ग्रुप में बन रहे हैं, एक पार्टिकल से नहीं बनते हो, कई सारे पार्टिकल के जुड़ने से बनते हो, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो डिटेल में तो यही पता लगेगा। और यहाँ पे आपको 3 पार्ट्स पढ़ने होंगे इसके साथ। एक आपका होगा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड होगा। इसमें एक और पार्ट आपको मतलब जो सेकेंड पार्ट इसका होगा वो होगा मैक्रोमोलिक्यूलर
मैक्रोमोलिक्यूलर, और लास्ट पार्ट इसमें अभी हम देखेंगे एसोसिएटेड। लास्ट पार्ट हम देखेंगे एसोसिएटेड। तो सभी की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बस वही कैरेक्टरिस्टिक्स फटाफट देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट इसको नोट कर लें और फिर आप देखेंगे। हाँ बच्चों, तो देखो पहला क्लासिफिकेशन मैंने पूरी तरीके से लिख दिया है और एक एक करके मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। देखो अगर मैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पे समझाता हूं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, कि मतलब जो मटेरियल आपने डाला है किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर तो उसका नेचर क्या है, और जिस कंपाउंड के अंदर डाला है उसका नेचर क्या है। तो मान लीजिए कि आपका डिस्पर्स फेज गैस है, अगर आपने कोई गैस मटेरियल किसी दूसरे गैस में डाला हुआ है और मिक्स किया उनको, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि गैस जब गैस में मिलती है तो उस केस में एक ही सिंगल फेज बनता है, और सिंगल फेज में ट्रू सोल्यूशन आता है, यानी होमोजीनियस में ट्रू सोल्यूशन आता है, ना कि आपका हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। तो ऐसे केस में कोई भी कोलॉइड नहीं बनता, यानी जो पहले वाला केस है गैस इन गैस, ये होमोजीनियस सोल्यूशन बनता है, तो इसलिए ये कोई भी सोल्यूशन मतलब कोई भी कोलॉइड नहीं कहलाएगा। ट्रू सोल्यूशन है बट इट इज नॉट अ कोलॉइडल सोल्यूशन। तो हम ना तो किसी एग्जांपल की बात करेंगे और ना ही हम इसके टाइप ऑफ कोलॉइड की, किस टाइप का कोलॉइड है उसका नाम भी कुछ नहीं होगा। मतलब पहला केस डिस्कार्ड हो जाएगा, ये कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, रीजन स्ट्रेट फॉरवर्ड देंगे, क्योंकि इस केस में होमोजीनियस मिक्सचर बनता है ना कि हेट्रोजीनियस। अच्छा सेकंड केस देखिए, तो सेकंड केस में हमने क्या किया, गैस को मिलाया है। गैस को किसके अंदर मिला रहे, लिक्विड। तो इमेजिन कीजिएगा कि लिक्विड है बहुत ज्यादा और उसमें हम गैस मिला रहे हैं, तो जब गैस मिलाओगे तो झाग से बनने लगते हैं। तो ऐसे गैस और इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड के कोलॉइडल सॉल्यूशन को नाम दिया गया। जितने भी यहाँ पे टाइप ऑफ कोलॉइड है 1 मार्क में पूछे जाते हैं कि गैस इन लिक्विड किस टाइप का कोलॉइड है, तो आप झट से बताओगे फोम। किस टाइप का है, फोम। तो अगर इस फोम की कैटेगरी मतलब इस एग्जांपल की बात करें तो सोप लेदर, जैसे जो आप साबुन के लेदर होते हैं या आपके जो झाग बनते हैं नॉर्मली जो डिटर्जेंट्स वगैरह के झाग बनते हैं, तो आप यहाँ पे फ्रॉथ वर्ड भी यूज कर सकते हो कि जितने भी फ्रॉथ हैं वो फोम की कैटेगरी में आते हैं, या सोप लेदर या डिटर्जेंट लेदर जो होते हैं वो फोम की कैटेगरी में आते हैं। ये सभी किस टाइप के कोलॉइड हैं, फोम। और डायरेक्ट ऐसा भी कई बार क्वेश्चन होता है कि आपको बोल देंगे कि जो फोम होता है ये एक टाइप ऑफ कोलॉइड है, इसका डिस्पर्स्ड फेज बताओ और इसका डिस्पर्जन मीडियम। तो झट से आप बता देंगे कि गैस जो है वो इसका डिस्पर्स्ड फेज है और जो मीडियम है वो इसका लिक्विड है। याद करने पड़ेंगे, मेमोराइज करोगे ध्यान हो जाएगा, धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। सो गैस इन लिक्विड, फोम। नेक्स्ट, अगर आप गैस को मिलाते हो सॉलिड में, मान लो कि सॉलिड पाउडर है, सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, अब उस सॉलिड मटेरियल में आप गैस इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो गैस जब अंदर आएगी तो वो पार्टिकल फूल जाएंगे, मतलब पार्टिकल जो है ना उनके बीच गैप क्रिएट हो जाएंगे। तो जो गैप क्रिएट हो जाएंगे लेकिन फेज में कोई चेंज नहीं आएगा। गैस को आप सॉलिड में मिला रहे हो तो फेज वही का वही यानी सॉलिड रहेगा। तो ऐसी कैटेगरी को हम किस नाम से जानते हैं, मतलब टाइप ऑफ कोलॉइड सॉलिड कहलाएगा। सॉलिड सोल, सॉल्यूशन नहीं लिखना, सोल नाम देना, सॉलिड सोल। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं एक स्टोन होता है जिसे प्यूमिक स्टोन कहते हैं। प्यूमिक स्टोन फूले हुए रहते हैं, फूले फूले से होते हैं, क्यों, वही स्वेल्ड होते हैं कह सकते हो आप, क्योंकि उनके के अंदर क्या होता है, गैस ट्रैप्ड होती है। तो इसीलिए उन स्टोन्स को इस कैटेगरी में, सॉलिड सोल की कैटेगरी में रखा जाता है। और कुछ फोम रबर, फोम रबर का मतलब है तो सॉलिड मटेरियल लेकिन एयर ट्रैप्ड होती है, गैस ट्रैप्ड होती है, इसलिए फोम रबर इसका अच्छा एग्जांपल आता है। नेक्स्ट वन, लिक्विड। लिक्विड को मिला रहे हो कहां पे, गैस, यानी लिक्विड गैस बहुत सारी है, सॉल्वेंट यानी डिस्पर्जन मीडियम है, कॉन्टिन्यूअस फेज है, और उसके अंदर आप क्या मिला रहे हो, लिक्विड। यानी लिक्विड को जब गैस के अंदर मिलाओगे, लिक्विड को जब गैस के अंदर मिलाओगे तो क्या होगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनेगी, हल्की हल्की छोटी छोटी फाइन ड्रॉपलेट्स बनेगी। तो अब ऐसे केस में, लेकिन वो ड्रॉपलेट्स घूम कहाँ रही हैं कहां, एयर में है, ठीक है, गैस में है, तो किसी सिंपली गैस में प्रेजेंट है तो एयरोसोल नाम दिया जाता है। क्या कैटेगरी को कहते हैं, एयरोसोल। ध्यान से देखिए, जब भी आपका ये गैस एज अ डिस्पर्जन मीडियम होगा तो एयरोसोल होगा। जब भी आपका सॉलिड एज अ डिस्पर्जन मीडियम होगा तो सॉलिड सोल। आप और भी कहीं पे देख सकते हो, जैसे देखो सॉलिड और कहां पे है हमारा एज अ डिस्पर्जन मीडियम, ये रहा, तो यहाँ पे भी सॉलिड सोल। और गैस हमारा कहीं और है क्या, ये रहा, इस कैटेगरी में देखो एयरोसोल। तो आप देख सकते हैं यानी कि फेज के बेसिस पे भी कहीं ना कहीं टाइप ऑफ कोलॉइड में नाम दिया गया है, ठीक है। तो लिक्विड इन गैस एयरोसोल।
एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं फोग और क्लाउड, ये फाइन ड्रॉपलेट से बनते हैं, वाटर ड्रॉपलेट से बनते हैं, इसलिए हम इनको इसमें ये एग्जांपल्स प्लेस कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल, मतलब नेक्स्ट पार्ट देखो, लिक्विड को मिला रहे हो, लिक्विड के अंदर कोई एक लिक्विड है, आप दूसरे लिक्विड में उसे मिक्स कर रहे हो, तो लिक्विड इन लिक्विड आपको यहाँ पे किस कैटेगरी का कोलॉइड बना के देता है, इमल्शन। मतलब क्या नाम दिया जाता है, इमल्शन। जैसे यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल ऑयल का दिया जाता है कि अलग अलग टाइप के ऑयल को अगर आप वाटर में मिक्स करें या वाटर को ऑयल में मिक्स करें, डिपेंडिंग कि आपको फेज कौन सा ले रहा है और मीडियम कौन सा, मतलब लिक्विड लिक्विड में अगर आप मिलाओगे तो आपका कौन सा केस आएगा, इमल्शन। अब ऐसा नहीं करना, होमोजीनियस सोल्यूशन की बात नहीं चल रही, आप सोच रहे हो कि हम अल्कोहल और वाटर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं तो वही होमोजीनियस बनेगा। तो यहाँ पे आप ऑयल और वाटर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सीख सकते हो, लिक्विड इन लिक्विड, इमल्शन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी क्रीम मार्केट में अवेलेबल होती है, जनरली अलग अलग टाइप की क्रीम होती है, जो हेयर क्रीम होती है वो इमल्शन की कैटेगरी में आती है, और जो मिल्क है वो भी आपका इमल्शन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, लिक्विड को मिला रहे हैं किसके अंदर, सॉलिड। सॉलिड ज्यादा क्वांटिटी में है और उसके अंदर लिक्विड मिला रहे हो, तो आप खुद सोचो कि सॉलिड मटेरियल के अंदर लिक्विड मिलाओगे तो थोड़ा ढीला सा नहीं हो जाएगा, लाइक वो थोड़ा सा नॉर्मली जो है ना दबने लगेगा या खिंचने लगेगा। तो ऐसी कैटेगरी को हम लोग क्या किस नाम से जानेंगे, जेल के नाम से, लिक्विड इन सॉलिड, जेल, ठीक है। थोड़ा जेली टाइप हो जाएगा, कई बार देखिए ना वो खिंच जाती है जेली टाइप, तो इसमें एग्जांपल में भी जेली है, आप देख सकते हैं एग्जांपल में भी जेली है, बटर और चीज, ठीक है। बटर और चीज यहाँ पे इसी कैटेगरी में आते हैं, जेल की कैटेगरी में, ठीक। नेक्स्ट वन देख सकते हैं आप, सॉलिड को अगर आप गैस में मिला रहे हैं, आप खुद सोचिए गैस ज्यादा है, ठीक है, गैस अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, और सॉलिड को इसके अंदर मिला रहे हो, किसको मिला रहे हो, सॉलिड को। तो इमेजिन करो कि गैस बहुत ज्यादा, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल सॉलिड के हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, एयरोसोल, क्योंकि गैस है ना, गैस आपका सॉल्वेंट की तरह से काम कर रहा है, डिस्पर्जन मीडियम, तो कौन सी कैटेगरी बनेगी, एयरोसोल बनेगी। कौन सी कैटेगरी बनेगी, एयरोसोल बनेगी। अब यहाँ पे देखते हैं इसका कोई बेस्ट एग्जांपल, तो स्मोक और डस्ट इसके बहुत बेहतरीन एग्जांपल, स्मोक और डस्ट जो है वो इस कोलॉइड के एग्जांपल है। प्लीज एटलीस्ट एक एक एग्जांपल तो जरूर याद हो, अगर 2 कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा नेक्स्ट कैटेगरी देखो, सॉलिड को मिला रहे हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। अगर आप सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिलाएं, मतलब सॉलिड मटेरियल को लिक्विड में, ये मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन कोलॉइड है, सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड का बेस्ट आपका देखिए, ये सोल आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन कैटेगरी में आता है, सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड को सोल, सोल्यूशन नहीं लिखा जाएगा, सोल के नाम से जानते हैं। और सोल की कुछ बेस्ट एग्जांपल, जैसे पेंट्स जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जो हम लोग पेंट यूज करते हैं वो, या स्टार्च सोल, गोल्ड सोल, किसी भी मेटल का सोल भी इसी कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ अब लास्ट आप चेक कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड के अंदर, सॉलिड को लिक्विड के अंदर, ये आपका सॉलिड सोल कहलाता है। और बेस्ट एग्जांपल ग्लासेस और जेमस्टोन होते हैं। तो फटाफट अच्छे से नोट कर लें। हाँ बच्चों, तो एक जनरल केस और बताता हूं कि कई बार क्या होता है कि डिस्पर्जन मीडियम फिक्स्ड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर एज अ डिस्पर्जन मीडियम है, या बेंजीन एज अ डिस्पर्जन मीडियम है, या कोई गैस जिसको जनरली हम लोग एयर के नाम से बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसे केसेस अगर हैं तो देखिए नाम किस कैसे स्पेसिफाई किया जाता है। तो मैं यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम लिख रहा हूँ, डिस्पर्जन मीडियम, ये जनरल केस के लिए, ठीक है, इन जनरल भाई ये बात बताई जा सकती है। तो ऐसे केस में टाइप ऑफ जो कोलॉइडल होगा, कोलॉइड सीधा लिख सकते हैं, टाइप ऑफ कोलॉइड देखिए क्या नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर, पानी में कोई पर्टिकुलर सोल बनाया जा रहा है, कोई कोलॉइड बनाया जा रहा है, तो जब वाटर में बनाएंगे ना तो उसे या तो हम जनरली एक्वा सोल के नाम से भी पढ़ते हैं, एक्वा सोल अगर लिखा हो तो इसका मतलब है कि पानी में बनाया गया है, और या इसको हम लोग एक्वा सोल की बजाय हाइड्रोसोल भी पढ़ते हैं इस तरीके से। और अगर मान लीजिए बेंजीन में बनाया गया है, सोल आपका बेंजीन में बनाया गया, तो उसे जनरली बेंजोसोल के नाम से पढ़ा जाता है। अगर अल्कोहल में है, अल्कोहल एज अ डिस्पर्जन मीडियम है, तो उसे अल्कोसोल के नाम से पढ़ते हैं। एयर में अगर मतलब जनरली गैस में अगर बनाया गया है
ठीक है, एज अ डिस्पर्जन मीडियम गैस है, तो एरोसॉल आपने जैसा कि अभी नाम देखा था। तो ये जनरल टर्म्स होती हैं, कई बार अगर इनमें से कुछ नाम लिखा हुआ है तो वो पूछ लेते हैं कि आपका डिस्पर्जन मीडियम क्या है। तो ये छोटी सी बात और रिकॉर्ड कर लें, फिर अगले क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। हाँ बच्चों, तो अगला क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंटरेक्शन के बेसिस पे, कि भाई डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो आप मिक्स कर रहे हो उनके बीच कैसा तालमेल है, उनके बीच कैसा तालमेल है। हो सकता है अच्छे बॉन्डिंग हो, अच्छे इंटरेक्शन हो, या हो सकता है बेटर बॉन्डिंग ना हो। तो मतलब इसके बेसिस पे कहा जाए तो दो हिस्से इसके हैं, एक है लायोफिलिक कोलॉइड का, ये एक कैटेगरी है, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है लायोफोबिक। इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस देखते हैं और साथ ही साथ इनकी बेसिक डेफिनेशन भी देखते हैं। भाई सबसे पहले आपको बताएं तो ये जो वर्ड लिखे हैं लायोफिलिक और लायोफोबिक, इनके बहुत अच्छे मतलब हैं। कि लायोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग, लायोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग, और फोबिक मतलब लिक्विड हेटिंग। ये लायो वर्ड यहाँ पे जो है आपका लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फोबिक मतलब हेट करने वाला। तो मतलब अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंस क्रिएट करूं दोनों में, तो कैसे डिफरेंस, मतलब अगर मैं पहला डिफरेंस क्रिएट करूं तो वो है इंटरेक्शन के बेसिस पे, जो बेसिकली हमारा टाइटल भी रहेगा। फिर कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करें तो इंटरेक्शन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। तो यहां पे क्या होता है, ये आपके क्या है, लिक्विड लविंग। मतलब जो डिस्पर्स फेज है जिस लिक्विड में यानी डिस्पर्जन मीडियम में डाला गया है, वो बहुत अच्छे से उसके साथ घुल मिल जाएगा, बहुत अच्छे से इंटरेक्ट होगा। ठीक है, एकदम हर जगह फैला हुआ घूमेगा हर तरफ। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर सोल्यूट अगर यानी कि डिस्पर्स फेज आप डाल रहे हो, वो लिक्विड जो कंटिन्यूअस फेज है उसके साथ उसके पार्टिकल जो है क्या है, इंटरेक्टेड रहेंगे, और हर जगह कहीं ना कहीं इस तरीके से ये देखिए घुल मिल जाएंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, बट वो क्या करेंगे, वो मीडियम के साथ बहुत अच्छे से क्या है, घुल मिल जा रहे हैं। तो लिक्विड लविंग कहा जाता है, बेटर इंटरेक्शन होता है, मीडियम के साथ बहुत अच्छा तालमेल होता है। जबकि इस वाले केस में कहते हैं कि ये लिक्विड हेटिंग होते हैं, ये बहुत अच्छे से इंटरेक्शन नहीं करते। मतलब क्या होता है कि अगर मैं ये सोल्यूशन बनाने की कोशिश करूंगा सिंपल मेथड को यूज करते हुए, तो इनके जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल हैं वो अलग ही घूमना पसंद करेंगे। जैसे ये मीडियम है, अलग इन द सेंस मतलब मीडियम के साथ इंटरेक्ट होने की कोशिश नहीं करेंगे, देखो आपस में ही जुड़े हुए हैं। तो इनको हटाने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड यूज करते हैं। मान लो ये ऐसे जुड़े अगर रहे, यानी मीडियम के साथ इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, बस अपने ही जैसे पार्टिकल के साथ, अपने ही जैसे पार्टिकल के साथ जुड़ना पसंद कर रहे हैं, तो इस ग्रुप को तोड़ना पड़ता है। इसीलिए इनको बनाने के लिए काफी अच्छे मेथड यूज करने पड़ते हैं। जबकि आपका लायोफिलिक यूं ही सिंपली डिस्पर्स फेज मिलाइए डिस्पर्जन मीडियम में और एकदम बन के तैयार, कोई स्पेसिफिक मेथड या कोई स्पेसिफाइड कंडीशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वाले जो आपके लायोफिलिक जो कोलॉइड हैं उन्हें बनाना बड़ा आसान होता है। तो इंटरेक्शन इनमें बेटर होते हैं, ठीक है, बेटर इंटरेक्शन विद मीडियम, जो डिस्पर्जन मीडियम है। जबकि उस केस में पुअर इंटरेक्शन विद मीडियम। ये ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी की बेसिस पे अगर इनको डिस्टिंग्विश करें तो भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन की ही बात आ जाती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात करें तो लायोफिलिक को बनाने के लिए कोई भी स्पेसिफाइड मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। मतलब इजीली प्रिपेयर्ड बाय सिंपली मिक्सिंग डिस्पर्स्ड फेज विद डिस्पर्जन मीडियम। समझ रहे हैं आप लोग,
कि इस वाले केस में आपको डिस्पर्स्ड फेज डालना है, सीधे ही आपका सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज है, आप डाल दीजिए किसमें, डिस्पर्जन मीडियम, थोड़ा सा शेक कीजिए और आसानी से सिंपली मिक्स करने पर कोई भी आपको किसी टेम्परेचर, प्रेशर या किसी भी स्पेसिफाइड मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ते इनको बनाने के लिए, क्योंकि इंटरेक्शन अच्छा है, मीडियम जो है, मीडियम और फेज आपस में बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जबकि उस केस में कुछ अलग से ही मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। तो यहां पे मैं सीधा लिख सकता हूं, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग, या यूं लिख सकते हो, आप स्पेसिफिक मेथड्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन। तो ये छोटी सी बात आप कॉपी में अच्छे से लिख दें, प्रिपरेशन, ठीक है, अच्छे से अपनी कॉपी में इस चीज को लिख दें। फिर और भी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फटाफट नोट करें और एक साथ लिख के आपको दिखा देते हैं। हाँ बच्चों, तो इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम अगर इनके बीच डिफ्रेंशिएट करते हैं या डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ ईज ऑफ हाइड्रेशन। जैसा कि आप सबको पता होगा, ईज ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है कि जब भी कोई सोल्यूट हम किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, जैसे अगर हाइड्रेट वर्ड यूज किया तो वाटर के लिए होता है, अगर मान लीजिए हमारा डिस्पर्जन मीडियम क्या है यानी सॉल्वेंट क्या है, वाटर, तो हाइड्रेशन वर्ड यूज कर लेते हैं। अदरवाइज इस वर्ड की बजाय हम सॉल्वेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सॉल्वेशन, सॉल्वेंट के साथ कितने अच्छे इंटरेक्शन है, तो और कितना ज्यादा जो है उसके साथ घुल मिल रहा है। तो ईज ऑफ हाइड्रेशन भाई लायोफिलिक के केस में क्या होता है, ज्यादा होता है, तो मोर हाइड्रेटेड, या ऐसे भी लिख सकते हैं मोर सॉल्वेटेड, मोर सॉल्वेटेड। जबकि ये इस वाले केस में क्या होता है कि डिस्पोज्ड फेज बेटर इंटरेक्शन करता नहीं है, पुअर इंटरेक्शन करता है, इसकी वजह से क्या होता है भाई, बहुत बेकार सॉल्वेशन होता है या अच्छे से हाइड्रेट होते ही नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेस हाइड्रेटेड। इस वाले केस में पार्टिकल्स बहुत अच्छे से मीडियम के साथ घुलते मिलते नहीं है, और इसीलिए हम लेस हाइड्रेटेड या सॉल्वेंट के लिए लिखें तो लेस सॉल्वेटेड, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम स्टेबिलिटी के बेसिस पे कंपेयर करें तो आप समझ सकते हैं कि इस वाले केस में हमारा जो डिस्पोज्ड फेज है वो मीडियम के साथ बहुत खुश है, वो इधर उधर घूमता रहेगा, सेटल डाउन नहीं होगा, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये सोल्यूशन बना हुआ है कोलोइडल, और इसमें ये कोलोइडल पार्टिकल है, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल को बोलते हैं कोलोइडल। जब तक ये पार्टिकल पूरे सिस्टम में घूमते रहेंगे, रैंडमली मूव करते रहेंगे, ठीक है, लगातार जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, तब तक ये सोल्यूशन जो है आपका ये कोलॉइड स्टेबल रहेगा। लेकिन क्या हो कि ये पार्टिकल आपस में जुड़ने लगे, आपस में आए और जुड़ने लगे, इकट्ठे होने लगे, धीरे धीरे इनके बीच जो है ग्रुपिंग होने लगे, ऐसे इकट्ठे होने लगे और हैवी मास बन के नीचे सेटल डाउन हो जाए। तो अगर ये पार्टिकल मीडियम के साथ बेटर हाइड्रेट नहीं हो रहे हैं, मीडियम के साथ अच्छा इनका तालमेल नहीं है, तो ये आपस में ही जुड़ने लगते हैं, और अगर आपस में जुड़ेंगे तो धीरे धीरे ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ऐसे नीचे आपको पड़े मिलेंगे। ये देखिए इस तरीके से ऐसे पड़े मिलेंगे, मीडियम ऊपर है आराम से, देखिए मीडियम से अलग हो जाते हैं ये इस तरीके से। तो ऐसे केस में कहेंगे कि सोल्यूशन आपका अनस्टेबल हो गया, ठीक। तो आप समझ चुके होंगे कि ये वाला केस जो है वो इसमें होता है, मतलब लायोफोबिक में आपस में कोलॉइडल पार्टिकल आपस में बहुत अच्छा इंटरेक्शन शो करते हैं, बट मीडियम के साथ उनकी नहीं अच्छी बनती। हालांकि ये भी कुछ हद तक स्टेबल होते हैं, कुछ चीजें डाली जाती हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स या कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं, प्रिपरेशन के दौरान पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ये अपने आप में ही स्टेबल होते हैं, क्योंकि मीडियम के साथ बेटर इंटरेक्शन होता है, बहुत अच्छा तालमेल होता है। तो स्टेबिलिटी के लिए कहें तो ये क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। और ये जो अभी हमने कहा कि पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, इसको प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन वर्ड के नाम से जानेंगे। तो यहां पे लिख सकता हूं, डू नॉट गेट इजीली कोएगुलेटेड, या आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। सो यहां पे लिख सकते हैं डू नॉट गेट इजीली प्रेसिपिटेटेड, ये आपका ये वर्ड आपको बहुत देखने को मिलेगा, कोएगुलेटेड,
ठीक, प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। जबकि इस केस में भाई बहुत जल्दी, मतलब सुटेबल कंडीशंस में अगर कहा जाए तब तो रहते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ एक्सेस हो जाए, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, तो ये बहुत जल्दी ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो ये इजीली कोगुलेट आते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ लेस स्टेबल, उसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल होते हैं और इजीली कोगुलेट हो जाते हैं, इजीली कोगुलेटेड। ठीक, बहुत अच्छी बात, ये समझ आया, स्टेबिलिटी तक बहुत अच्छे से समझना। अच्छा, रिवर्सिबिलिटी का मतलब देखिए, अब यहाँ पे रिवर्सिबल का मतलब क्या है, तो देखो लायोफिलिक सोल कैसे बने, लायोफिलिक सोल कैसे बने, आपने डिस्पर्स फेज को मीडियम में मिला दिया। जब डिस्पर्स फेज को मीडियम में मिलाए, ना तो आपने कोई स्पेसिफिक मेथड यूज किया, ना ही कोई जो है ना कंडीशन ऐसी यूज की जिनकी वजह से आपका ये सोल्यूशन ना बनता, ये सिंपली बन जाता है कि आपने डिस्पर्स फेज डाला, अच्छे से शेक किया, बस आपका कोलॉइडल सोल्यूशन बिल्कुल तैयार। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया, मीडियम किसी तरीके से निकाल दिया, हीट कर दिया, इवेपोरेट करके मीडियम को हटा दिया। अब आपके पास जो आपका जो कोलोइडल पार्टिकल थे, जब मीडियम हट जाएगा तो मीडियम हटने के बाद कोलोइडल पार्टिकल तो ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, एकदम एकदम भारी भरकम मास मिलेगा, तो जिसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। हमने मीडियम हटा दिया, हमने इसका मीडियम जो कोलोइड था इसका मीडियम हटा दिया, अब हमारे पास बचा एकदम सूखा सूखा पाउडर बच गया, ठीक है। अब ये प्रेसिपिटेट जो बचा, अब इसमें अगर तुम वापस मीडियम डालोगे, डिस्पर्जन मीडियम वापस अगर अब डालोगे, पहले आपने हटा दिया था, अब आपने दोबारा से क्या किया, जो प्रेसिपिटेट बना उसमें वापस आपने मीडियम डाल दिया, तो अब क्या होगा, वापस दोबारा से आपका कोलोइडल सॉल्यूशन जैसा था वैसा दोबारा से तैयार हो जाए, वापस क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मीडियम हटा दें और दोबारा से मीडियम ऐड कर दें प्रेसिपिटेट में, तो वापस आपका क्या तैयार हो जाएगा, कोलोइडल सोल। इसका मतलब ये रिवर्सिबल है, यानी कि कोलोइडल सोल को डिस्टर्ब कर दिया, हटा दिया, खराब कर दिया और वापस आपका जो है क्या होता है, सिंपली मिक्स करने पे बन जाता है। तो आप ऐसे केस में कह सकते हो कि ये आपका क्या है, रिवर्सिबल है। कैसा है, रिवर्सिबल कोलॉइड्स होते हैं, रिवर्सिबिलिटी होती है, मीडियम हटाने के बाद सिंपली मिक्स करने पर बन जाता है। जबकि इस केस में अगर आप मीडियम, पहले तो मीडियम के साथ बेटर इंटरेक्शन होते नहीं, और जैसे आप बेटर इंटरेक्शन करवाते हैं किसी तरीके से, किसी भी स्पेसिफिक मेथड से, और फिर अगर आप मीडियम हटा दें, तो बहुत मुश्किल होता है कि वापस आपको लायोफोबिक कोलॉइड सिंपल मेथड से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, फिर स्पेसिफाइड मेथड यूज करना पड़ता है। तो इसीलिए इनको इरिवर्सिबल कह दिया जाता है, क्योंकि सिंपल मिक्स करने पर नहीं बनते, इरिवर्सिबल कहा जाता है। तो बहुत अच्छे से समझना, सिंपली दोबारा बनाया जा सकता है, दोबारा से कुछ नया मेथड यूज करना होगा, इसलिए इरिवर्सिबल कंसीडर किया जाता है। विस्कोसिटी की बात करें तो भाई, विस्कोसिटी की बात करें तो लायोफिलिक कोलॉइड की अगर हम यहां पे इसके लिए पॉइंट लिखते हैं तो हाइयर विस्कोसिटी होती है, हाइयर देन डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। हम मीडियम से कंपेयर कर रहे हैं, पहले ओरिजिनली आपके पास प्योर मीडियम था और अब आपने क्या किया, डिस्पर्स फेज डाल के लायोफिलिक सोल बना दिया। तो लायोफिलिक सोल की विस्कोसिटी ज्यादा होती है डिस्पर्जन मीडियम से, बॉन्डिंग की वजह से अच्छे कोलोइडल पार्टिकल बेटर इंटरेक्शन करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लेते होंगे, इसलिए इनकी जो विस्कोसिटी होती है वो ज्यादा। जबकि उस केस में अगर हम लायोफोबिक की कैटेगरी की बात करें तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन में फर्क आता नहीं है, इसीलिए यहां पे क्या रहती है, विस्कोसिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है, विस्कोसिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है। सरफेस टेंशन की बात करें तो भाई जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं वो सरफेस टेंशन रिड्यूस कर देते हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं लोअर देन डिस्पर्जन मीडियम। फिर से देखें, कोलोइडल पार्टिकल इस केस में सरफेस टेंशन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस। जैसे सरफेस पार्टिकल बहुत ज्यादा इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे पहले, लेकिन जब कोलोइडल पार्टिकल यानी डिस्पर्स्ड फेज उसके अंदर मिला दिया तो वो जो इंटरेक्शन था वो पहले से खराब हो जाता है, पहले से कम हो जाता है, इस वजह से सरफेस टेंशन क्या होती है, कम। जबकि उस केस में फिर से बात करें तो बेटर इंटरेक्शन है नहीं, तो ऑलमोस्ट सेम सरफेस टेंशन रहती है। ये छोटे छोटे वर्ड्स जो आप पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ये एकेडमिक एग्जाम के लिए तो बहुत डिटेल में नहीं आता है, लेकिन जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं भाई उसमें आप
आपसे कहीं पे भी सवाल, किसी भी टाइप का कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं लास्ट पॉइंट और उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। नेचर ऑफ सब्सटेंस, जनरली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इस टाइप के कोलॉइड बनाते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस such as proteins, starch, gum, etc. form this type of colloid। ये छोटी सी बात और अच्छी, जबकि इस केस में मेटल्स और मेटल सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स फॉर्म सच कोलॉइड। ये जनरल एग्जांपल्स हो गए हैं आपके नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो बहुत अच्छे से वीडियो को पॉज करें कि एक बार फिर से आप इसको नोट कर लें और रिवाइंड करके एक बार देख लें कि हर एक प्रॉपर्टी को किस तरीके से एक्सप्लेन किया। ठीक है, जल्दी से नोट करें, मूव करते हैं अगले क्लासिफिकेशन की तरफ। हाँ बच्चों, लास्ट क्लासिफिकेशन जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। मतलब कोलोइडल पार्टिकल का भी कोई टाइप होता है, बिल्कुल। तो जैसे जो पहला पार्ट इसमें मैं आपको बताने वाला हूं, मतलब इसके 3 पार्ट हैं। जो फर्स्ट पार्ट होगा है मल्टी मॉलिक्यूलर, पहला जो पार्ट है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा मैक्रो मॉलिक्यूलर, और जो इसका लास्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे एसोसिएटेड। तीनों मैंने लिख दिए, एक एक करके डिस्कस करेंगे। एसोसिएटेड। तो अगर पहले वाले पार्ट की बात करें जिसका नाम है मल्टी मॉलिक्यूलर, देखिए ध्यान से, मल्टी मतलब एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा, है ना। मल्टी मॉलिक्यूलर इस केस में क्या होता है, दीज आर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन of particles having diameter less than 1 नैनोमीटर। इस बात को बड़ा ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कि मल्टी मॉलिक्यूलर कैसे बनते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। अब ये मान लीजिए छोटे छोटे पार्टिकल हैं ये जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम है। अब ये पार्टिकल आपस में इकट्ठे होते हैं, आपस में ऐसे इकट्ठे होते होंगे, जुड़ते होंगे किसी अलग अलग तरीके से। ऐसे लो, ये लो, मैंने इस तरीके से जोड़ दिया इन सबको। अब जो ये पार्टिकल बना, अब ये अगर 1 नैनोमीटर से, हो सकता है बहुत सारे नहीं, 1 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है और 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाए। जब इस पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में, यानी कि इस रेंज में अगर आता है, तब ये कौन सा पार्टिकल कहलाएगा, कोलॉइडल पार्टिकल। कोलॉइडल पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा, तब ये कोलॉइड बनेगा। यानी कि मल्टी मॉलिक्यूलर कब बना, जब छोटे छोटे पार्टिकल जिनका डायमीटर, जिनका साइज जो है 1 नैनोमीटर से कम है, तो वो पार्टिकल जब इकट्ठे होते हैं तब आपका कोलॉइडल पार्टिकल बनता है। तब इस तरीके की कोलॉइड की फॉर्मेशन होती है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल आप देख सकते हैं, इवन मेटल्स के लिए अच्छा एग्जांपल है। जैसे आपने S8 मॉलिक्यूल देखा है, तो आप देख सकते हैं कि 8 सल्फर के एटम जब इकट्ठे होते होंगे तब इस टाइप का पार्टिकल बनता है। साथ ही साथ कुछ मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड सोल इसी कैटेगरी में आता है, या आर्सेनिक सोल इसी कैटेगरी में आता है। तो इनमें क्या होता है, पार्टिकल इकट्ठे होते हैं, जुड़ते हैं, तब जाके कोलॉइडल पार्टिकल बना। इसमें अगर बात करें तो भाई जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड है, मल्टी मॉलिक्यूलर जो कोलॉइड बना, इसका जो मोलर मास है वो लो आता है, क्योंकि पार्टिकल छोटे छोटे हैं। तो लो मॉलिक्यूलर मास के कोलॉइड जो है इस वाले केस में बनते हैं। लो मोलर मास कोलॉइड होते हैं, मतलब ये वाले जो कोलॉइड हैं ये लो मोलर मास के होते हैं। तो फटाफट नोट करें और इसकी बात एक एक करके सिखाते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत अच्छी बात बताते हैं आपको कि पार्टिकल जो हैं हो सकता है किसी बॉन्डिंग से जुड़ते हों, जनरली फिजिकल बॉन्डिंग से पार्टिकल जुड़ते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल जुड़े हैं तो
वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व इन एग्रीगेशन ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर एक और अच्छी बात बताएं तो जो कोलॉइडल पार्टिकल इस केस में बनते हैं इनका कैरेक्टर कैसा होता है, मतलब कैरेक्टर इन द सेंस ये डिस्पर्जन मीडियम के साथ बहुत अच्छा जो है इंटरेक्शन शो नहीं करते, मतलब लायोफोबिक कैरेक्टर के होते हैं। तो ये कैसे हैं, हैविंग लायोफोबिक कैरेक्टर। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें मेटल और कुछ नॉन मेटल जैसे सल्फाइड हो सकते हैं या नॉन मेटल कोलॉइड इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर सोल के एग्जाम्पल लिख सकते हैं, गोल्ड सोल का एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं। अभी सभी सोल अभी आपने नहीं पढ़ी क्योंकि प्रिपरेशन नहीं देखी। आर्सेनिक सोल इसमें आ सकता है। ये कुछ आप सोल के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फटाफट नोट करें। बात करते हैं मैक्रो और उसके बाद चलते हैं एसोसिएटेड के लिए। तो लास्ट आपके सामने है मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड। तो फटाफट चेक कर लेते हैं क्या मैक्रोमोलिक्यूल, भाई क्या चीज है ये। तो ध्यान से देखो, मैक्रो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, बड़े लार्ज पार्टिकल के लिए मैक्रो मतलब कुछ बड़ा पार्टिकल। तो बिल्कुल ठीक है कि मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड भी कुछ ऐसे कोलॉइड होते हैं जो पॉलीमर यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो पहले से ही उनका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से और 1000 नैनोमीटर की रेंज में आता है। जैसे मल्टी मॉलिक्यूलर में आपने क्या सीखा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जब एग्रीगेट होते हैं तब जाके वो कोलॉइडल पार्टिकल की फॉर्मेशन करते हैं, जबकि मैक्रोमोलिक्यूल में वो पहले से ही इतने बड़े साइज के होते हैं कि उन्हें एग्रीगेट होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या लिखा है कि दे कंसिस्ट विद लार्ज मॉलिक्यूल से बने होते हैं। और लार्ज मॉलिक्यूल जनरली पॉलीमर्स होते हैं। ये जो मैं जिन पे गोली कर रहा हूं, स्टार्च, प्रोटीन, जेलेटिन, रबर, ये जो भी एग्जांपल यहां पे लिखूंगा ये सारे पॉलीमर। और पॉलीमर का मतलब क्या होता है भाई, बहुत बड़ी बड़ी चेन वाले बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो एक यूनिट से नहीं छोटी छोटी यूनिट के जुड़ने से बनते हैं, है ना। अब छोटी छोटी यूनिट भाई वो पहले से ही छोटी यूनिट जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो एग्रीगेशन नहीं करेंगे इसमें। और इसमें देखिए मोलर मास इनका बहुत ज्यादा होता है, हाई मोलर मास होता है क्योंकि पार्टिकल की जो चेन होती है वो बड़ी होती है। अब दे हैव लायोफिलिक कैरेक्टर। भाई ये वाला कैरेक्टर ध्यान से देखें कि मैक्रोमोलिक्यूल जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं जिनमें पोलर हेड होते हैं, मतलब जो इंटरेक्शन अच्छी करते हैं, पोलर ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप, COH ग्रुप, ये वाले ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इनका कैरेक्टर कैसा होता है, कैसा कैरेक्टर होता है, लायोफिलिक। दे आर लिक्विड लविंग। कैसे हैं, लिक्विड लविंग है, लिक्विड लविंग होते हैं। लास्ट आप एग्जांपल दे सकते हैं जैसे स्टार्च सोल, जेलेटिन सोल और रबर सोल इस अच्छी कैटेगरी में आते हैं। इस चीज को जल्दी से नोट कर लें, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं एसोसिएटेड कोलॉइड के होते हैं। ध्यान से देखिएगा, फटाफट नोट करें। पॉलीमर चेन होती है, फ्लेक्सिबल शेप के भी होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल शेप के, कोई भी शेप ले सकते हैं कि भाई लंबी लंबी से ऐसे थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर होती है, हो सकता है ऐसे ऐसे गोला सा बन जाए, ठीक है, ऐसे घूम जाए, या टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर ऐसे करके बना दें। तो मतलब ये फ्लेक्सिबल शेप के होते हैं क्योंकि पॉलीमर होते हैं, ठीक है। लिख लिया होगा, जल्दी से नोट कर लें, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। और उसके बाद मैं आपको लास्ट बताता हूं एसोसिएटेड। अब मैं हटा देता हूं, ठीक है, लिख लिया होगा आप सबने, हटा दें, ठीक। अब मैं आपको सिखाता हूं एसोसिएटेड। अगर आप एसोसिएटेड की डेफिनेशन को देखें तो बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा है कि भाई ये बनते हैं किस तरीके से, एग्रीगेशन से। तो मल्टी मॉलिक्यूलर भी एग्रीगेशन से बनते हैं। तो एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस, आयंस के एग्रीगेशन से बनते हैं। जबकि आपके मल्टी जो होते हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के एग्रीगेशन, छोटे छोटे मॉलिक्यूल भी हो सकता है उसमें एग्रीगेट हो जाए, सिर्फ एटम ही नहीं छोटे छोटे मॉलिक्यूल के भी एग्रीगेशन से बनते हैं। लेकिन यहाँ पे ये आयंस के एग्रीगेशन से बनते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पहले लेते हैं ताकि ये पता लगे कि इसमें और पीछे वाले में अंतर क्या है। तो देखो, जैसे आपको पता है सोप मॉलिक्यूल लिया हमने कोई, जैसे ये आप सोडियम सॉल्ट सोप मॉलिक्यूल होता है, ऐसे लिखा हमने एक सोप मॉलिक्यूल। अब इस सोप मॉलिक्यूल को हम वाटर में जब डालते हैं तो क्या होता है, ये आयोनाइज होगा। कैसे आयोनाइज होगा देखो जरा, C17H35 COO-
और आप जरूरी नहीं इस तरीके से लिखें, याद करने की भी जरूरत नहीं, आप ऐसे पीछे कार्बन चेन का साइन आर करके लगा सकते हैं, फिर आप इसे आर CO माइनस और Na प्लस ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो हुआ क्या, जब आपने ये सोप मॉलिक्यूल पानी में डाला तो ये दो पार्ट्स में टूटेगा, अलग अलग करके दिखाओ इनको, ये दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ, आयोनाइज हुआ, आयंस में स्प्लिट हुआ। तो होता क्या है कि लगातार अगर मैं सोप सॉल्यूशन यानी कि सोप पार्टिकल्स को वाटर में डिसॉल्व करता जा रहा हूं तो इनिशियली ये टूटते जाएंगे, बहुत सारे आयंस, एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत सारे आयन इकट्ठे हो जाएंगे और ये आयंस कुछ इस तरीके से, आपको शायद याद होगा कि ऐसे ग्रुप बना लेते हैं, यहाँ पे ग्रुप बना के दिखाते हैं इनका, ये देखिए इस तरीके से आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक ऐसे ग्रुप बनता है और यहाँ बाहर की तरफ ये वाला ग्रुप होता है नेगेटिवली चार्ज, याद है आपको, कुछ इस तरीके से एक फॉर्मेट टाइप बना लेते हैं ताकि आपको ये चीज समझ आए। ये देखिए, और ये ऐसे करके मैं दिखा देता हूं। तो अब हुआ क्या, ये सिंगल आयन था, ठीक है, सोडियम वाटर में ही है, ये जो बड़ा सा आपका जो सिंगल आयन है ऑर्गेनिक वाला जो नेगेटिवली चार्ज आयन, ये स्टार्टिंग में तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम थी, ध्यान दीजिएगा, जब ये कम कॉन्सेंट्रेशन में थे, मतलब आपने थोड़े ही मॉलिक्यूल डिस्चार्ज किए होंगे, सिर्फ सोप मॉलिक्यूल, लेकिन जैसे से इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो ये ग्रुप बनना स्टार्ट हुआ था। तो पहले एट लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब इनका जब अमाउंट कम था, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम थी, तो ये सिस्टम काम कर रहा था एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह, मतलब कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट कर सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा था, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की तरफ। देखो वहां पे लिखा भी है मैंने कि एट लो कॉन्सेंट्रेशन जो आपका सोल्यूशन है दैट विल एक्ट एज अ बिहेव एज अ इलेक्ट्रोलाइट, बट जैसे जैसे ये सोप मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, ऐसे आयंस की संख्या बढ़ती जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पता है मिसल फॉर्मेशन होने लगती है। ये क्या है, गोला सा क्या है, ये है मिसल है ये, ठीक है। तो ये जो मिसल फॉर्मेशन होने लगती है, जो बड़ा सा आयंस के इकट्ठा, यहाँ पे क्या हुआ, एग्रीगेशन हुआ है, किसका एग्रीगेशन हुआ, आयंस का, तो इसी मिसल को हम लोग बोलते हैं कोलॉइडल पार्टिकल। क्या बोलते हैं कि अब ये क्या बन चुका है, कोलॉइडल पार्टिकल बन गया। तो ये ऐसे कोलॉइडल पार्टिकल न जाने कितने बनेंगे। जब आप घर में कपड़े धोते हो तो आपने देखा ना, अगर थोड़ा सा साबुन या डिटर्जेंट वगैरह अगर आप डालते हैं तो इनिशियली जो है ना, अगर ज्यादा पानी और थोड़ा सा डालेंगे तो फिर झाग वगैरह बनते नहीं है और सोल्यूशन क्लियर ही रहता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर सकता है क्योंकि उसके अंदर आयंस की संख्या है लेकिन कम। बट जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो वो कोलॉइडल सोल्यूशन सा बनने लगता है, काफी सारी मिसल बन जाती हैं, ठीक है, धुंधला सा और ट्रांसल्यूसेंट टाइप का सोल्यूशन बन जाता है, क्योंकि उसमें मिसल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, मिसल फॉर्मेशन स्टार्ट। तो ये जो मिसल है आपकी, ये कोलॉइडल पार्टिकल का काम करते हैं। तो एसोसिएटेड के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई है कि लो कॉन्सेंट्रेशन पे आपका सोल्यूशन कुछ और बिहेव कर रहा है और हाई कॉन्सेंट्रेशन ये कब बनता है, एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा अमाउंट जब आप अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का ज्यादा सोल्यूशन, ज्यादा पार्टिकल जब सप्लाई करेंगे तब जाके ये चीज बन के आएगी। तो ये चीज आपको समझ आई, एट हायर कॉन्सेंट्रेशन सिस्टम बिहेव एज अ कोलॉइड। बहुत अच्छे से जब आपका कोलॉइड की बात करें ना, एसोसिएटेड, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। साथ ही साथ अगर हम बात करें मोलर मास, तो भाई पार्टिकल्स का एग्रीगेशन हो रहा है, बड़े बड़े पार्टिकल हैं, देखो C17 S35 न जाने कितने सारे होंगे, तो मोलर मास क्या होता है, ज्यादा होता है इनका। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है इनके कैरेक्टर के बारे में। तो भाई कैरेक्टर इसमें दो टाइप का होता है, देखो जो बाहर की तरफ उभरा हुआ ये जो कार्बोक्सिलेट आयन जो ये इस तरीके से जो दिखाया जिसमें नेगेटिव चार्ज है, ये वाला पार्ट होता है जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, पोलर ग्रुप होता है, वाटर के साथ क्या करेगा, मतलब एक तरीके से लिक्विड लविंग होता है। ये लायोफोबिक कैरेक्टर का होता है, किसका, सॉरी लायोफिलिक कैरेक्टर का होता है। ये वाला कैसा होता है, लायोफिलिक, ये लायोफिलिक कैरेक्टर का। लेकिन जो ये जिगजैग अंदर की तरफ बनाया, आपको पता है जिगजैग जो होता है ये कार्बन चेन होती है, ये कार्बन चेन ये वाटर से दूर भागती है, ये होता है लायोफोबिक। ये वाली बात समझ आई। तो इसका मतलब इसके अंदर दोनों कैरेक्टर होते हैं, फिलिक और फोबिक। जो पोलर ग्रुप है ये जिसपे मैं गोले कर रहा हूं, ये लायोफिलिक है, और जो जिगजैग जो अंदर की तरफ दिखाया वो ये कार्बन चेन होती है और ये आपका लायोफोबिक है। तो दोनों के कैरेक्टर, मतलब दोनों टाइप के कैरेक्टर इसमें होते हैं, मल्टी में लायोफोबिक और मैक्रो में आपका लायोफिलिक, और इस वाले में ये दोनों कैरेक्टर है। फटाफट नोट करिए। एक और अच्छी बात बताता हूं आपको, वो अच्छी बात यहाँ पे लिख देते हैं, इसके इधर लिख देते हैं और अच्छे से आप नोट कीजिएगा। ये
यहाँ पे बताने वाली बात यह है कि जब आप सोप मॉलिक्यूल बढ़ाते चले जा रहे हो तो ये जो मिसिल बनती हैं ये किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे बनती हैं और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनती हैं। तो जरा यहाँ पे मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। मिसिल फॉर्मेशन स्टार्ट above a particular temperature called क्राफ्ट टेम्परेचर। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है कि क्राफ्ट टेम्परेचर का ऐसा तो नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मिसिल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगी। मिसिल बनने के लिए भाई कोई टेम्परेचर चाहिए होगा ना, जिस टेम्परेचर पे मिसिल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। बहुत लो टेम्परेचर पे मिसल नहीं बनेंगी। कहने का मतलब है कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा मिसल फॉर्मेशन के लिए और भाई केमिस्ट्री में उसका नाम दे दिया गया क्राफ्ट टेम्परेचर। अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस के लिए ये क्राफ्ट टेम्परेचर अलग अलग होता है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। एक और चीज बताना चाहूंगा, मिसल फॉर्मेशन स्टार्ट, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, स्टार्ट at a particular concentration। ये वाली चीज हटा देता हूं भाई, हर एक कंसंट्रेशन पे मिसल नहीं बनती, अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, और उसको बोलते हैं CMC, मतलब क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। तो आपसे कभी पूछे CMC क्या है, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, भाई मिसल फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे ही स्टार्ट होगी। अच्छा, एक एग्जांपल के साथ अपने वीडियो लेक्चर का एंड करते हैं। जैसे सोप मॉलिक्यूल्स के लिए, सोप सॉल्यूशन के लिए इसकी जो रेंज होती है CMC की, वो बताते हैं। देखो अलग अलग सॉल्यूशंस के अलग होते हैं। अगर मैं सोप सॉल्यूशन की बात करता हूं तो बताते हैं कि -10⁻⁻⁴ से -3 मोल पर लीटर होती है। ये बात आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये यहां से 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻3 मोल पर लीटर CMC की वैल्यू सोप सॉल्यूशन के लिए। जनरल है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि CMC किसे कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा लेक्चर पूरा हुआ, क्लासिफिकेशन हमने पूरा कवर कर लिया। अच्छे से आप लास्ट पार्ट को ध्यान से देखिएगा और इस तरीके से सारा क्लासिफिकेशन आपको टिप्स पे आ जाएगा। होप कि आप सबको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज एक लाइक दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।